बचपन में जब कभी रात को अचानक लाइट चली जाती थी तो माँ हमेशा कहती थी कि आंखें बंद करके चुपचाप सो जाओ, अंधेरे की तरफ ज्यादा मत देखो। मैं पूछता था क्यों, तो वो कहती थी कि जब तुम अंधेरे को बहुत देर तक देखते हो तो अंधेरा भी तुम्हें देखने लगता है। अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता, वो बस चुपचाप आता है और आपके आसपास की हर जिंदा चीज को निगल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं हॉरर जर्नी मेरे साथ। आज की कहानी मेरे दूर के रिश्तेदार के बेटे की है। कुछ ही साल पहले वे लोग सिलीगुड़ी शिफ्ट हुए थे और जो कुछ भी उनके लड़के के साथ हुआ उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। तो चलिए आज की ये पूरी दास्तान सीधे उसी की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अर्णव है और मैं सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में बसे एक चाय बागान में असिस्टेंट मैनेजर का काम देखता हूं। बात पिछले साल नवंबर की है। उस दिन बागान में नए पौधों की छटाई और लेबर पेमेंट का काम था, जिसकी वजह से ऑफिस में बैठते बैठते मुझे रात के करीब 9:30 बज चुके थे। पहाड़ों में नवंबर की रात का मतलब है कड़कड़ाती ठंड और इतना गहरा कोहरा कि आपको अपनी टॉर्च की रोशनी में 2 हाथ आगे का भी साफ दिखाई न दे। ऑफिस का काम समेटकर मैंने अपनी जैकेट का जिप ऊपर चढ़ाया, मफलर ठीक किया और अपनी पल्सर बाइक स्टार्ट करके घर के लिए निकल पड़ा। मेरा घर वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर था। रास्ता बैकुंठपुर के उस घने और बेहद पुराने जंगल के बीच से होकर गुजरता है, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन को नहीं छू पाती। रोज की तरह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक न तो कोई दूसरी गाड़ी थी और न ही किसी इंसान की आहट। करीब 4 किलोमीटर का सफर लगातार तय करने के बाद अचानक मेरी बाइक के इंजन ने अजीब सी घड़घड़ाहट की आवाज की और बाइक बंद हो गई। मैंने पेट्रोल चेक करने की कोशिश की, हालांकि इतने गहरे अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैंने बाइक को थोड़ा हिलाया तो पेट्रोल छलक रहा था। पेट्रोल बिल्कुल फुल था। मैंने लगातार 5-6 किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट होना तो दूर, उसकी हेडलाइट भी पूरी तरह गुल हो चुकी थी। इंडिकेटर भी बिल्कुल काम करना बंद कर चुके थे। अब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ वो घना काला जंगल था और कानों को सुन्न कर देने वाला सन्नाटा। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला ताकि अपने किसी दोस्त को बुला सकूं। जैसे ही मैंने स्क्रीन ऑन की, मैं अचानक हक्का बक्का रह गया। फोन की बैटरी जो ऑफिस से निकलते वक्त 80% थी, वो अचानक गिरकर सिर्फ 1% पर आ चुकी थी और मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, स्क्रीन झटके से ब्लैक हो गई और फोन पूरी तरह बंद हो गया। घबराहट के मारे मेरे माथे पर पसीना आ गया। काफी देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि इस अंधेरे में खड़े रहने से बेहतर है कि मैं बाइक को पैदल धकेलते हुए आगे ले जाऊं, क्योंकि 2 किलोमीटर आगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक पुरानी चेक पोस्ट थी। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरे पैर कांप रहे थे। बाइक धकेलते हुए मैं कुछ आगे ही बढ़ा था कि एक शीशे का टुकड़ा सीधे मेरी एड़ी में धंस गया। मैंने कराहते हुए बाइक को स्टैंड पर खड़ा किया और अपना पैर देखने की कोशिश की। अंधेरे में मुझे साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एड़ी से ताजा खून की एक मोटी धार बहकर सड़क पर गिरने लगी थी। चारों तरफ फैली धूल और मलबे पर मेरा वो ताजा खून बूंद बूंद करके रिसने लगा। मैंने जैसे तैसे रुमाल से पैर को बांधा और दोबारा चलने लग गया। लेकिन तभी एक बेहद घिनौनी सड़ी गली बदबू पूरे माहौल में फैलने लगी। ये बिल्कुल वैसी ही बदबू थी जैसी किसी सड़ चुकी लाश के जलने पर आती है। मेरा दम घुटने लगा था। तभी मुझे अपने पीछे किसी के चलने और अजीब सी आवाजें निकालने का एहसास हुआ। मुझे लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। कोहरे के बीच सड़क की उसी जगह पर जहां मेरा खून गिरा था, कोई बैठा हुआ था। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके बदन पर एक मैली सी धोती थी और सिर पूरी तरह गंजा था। वो घुटनों के बल जमीन पर झुका हुआ था। इस कड़कड़ाती ठंड में वो बूढ़ा अपनी लंबी, भूरी और खून से सनी हुई जीभ को बाहर निकालकर
सड़क की धूल पर बिखरे मेरे उस ताजा खून को पागलों की तरह चाट रहा था। खून चाटते हुए उसने धीरे से अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दिया, पर मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो मुझे दिखा कि उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वो अपनी उन खोखली आंखों से सीधे मेरी तरफ देख रहा था और उसके काले सूखे होठों पर एक ऐसी शैतानी और घिनौनी मुस्कान फैल गई जिसने मेरे दिल की धड़कन को वहीं रोक दिया। ये भयानक मंजर देखकर मैं अपनी सुध-बुध खो चुका था। पैर का दर्द, वो बंद बाइक, सब कुछ भूलकर मैं बस उस अंधेरे रास्ते पर आगे की तरफ भागने लगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। वो खौफनाक बूढ़ा और उसकी वो खून चाकती हुई जीभ, वो मंजर मेरे दिमाग में छप चुका था। भागते भागते मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। कोहरे के अलावा वहां कोई नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे इतने दूर भागने के बावजूद वो लाश जलने जैसी सड़ी गली बदबू कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक घने कोहरे को चीरती हुई मुझे सामने से एक पीली रोशनी आती दिखाई दी। मुझे लगा शायद कोई ट्रक या सरकारी बस आ रही है। मैंने बीच सड़क पर खड़े होकर पागलों की तरह अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। रुको भाई रुको, प्लीज बचा लो। रोशनी पास आई तो वो कोई बड़ी गाड़ी नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी की साइकिल थी। उसकी साइकिल के हैंडल पर एक पुरानी लालटेन टंगी थी जिससे वो रोशनी निकल रही थी। उस साइकिल सवार आदमी ने मेरे ठीक पास आकर ब्रेक लगाया। वो खाकी वर्दी पहने एक बुजुर्ग इंसान थे, शायद चाय बागान के ही कोई रिटायर्ड चौकीदार। उन्होंने मुझे इस तरह बदहवास और पसीने से तरबतर देखा तो हैरान होकर पूछा, अरे बाबू, क्या हुआ? इस बैकुंठपुर के जंगल में आधी रात को ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैंने हांफते हुए उनके साइकिल के हैंडल को पकड़ लिया और कहा, चाचा, पीछे सड़क पर कोई बहुत भयानक चीज है। वो मेरा खून, वो जमीन से खून चाट रहा था। प्लीज मुझे यहां से निकालो। मेरी बात सुनकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर कोई हैरानी या डर नहीं आया। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, शांत हो जाओ बाबू। पहाड़ों में इस वक्त कोहरे की वजह से अक्सर दिमाग का भ्रम हो जाता है। चलो घबराओ मत, मेरी साइकिल के पीछे बैठो। आधा किलोमीटर आगे मेरी चौकी है, वहां पानी पी लेना, फिर सुबह घर चले जाना। उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं चुपचाप उनकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल चलने लगी। रास्ते का सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ साइकिल के पैडल मारने की और उस पर लगी लालटेन की हिलने की आवाज आ रही थी। करीब 5 मिनट बीत चुके थे, लेकिन वो फॉरेस्ट चेक पोस्ट या उनकी चौकी कहीं नजर नहीं आई। मुझे अचानक महसूस हुआ कि इतनी कड़कड़ाती ठंड होने के बावजूद मेरे आगे बैठे उस इंसान के शरीर से अजीब सी भयानक गर्मी निकल रही थी, मानो मैं किसी जलती हुई भट्टी के पास बैठा हूं। वो सड़ी गली बदबू अब सीधे उनके बदन से आ रही थी। मेरा माथा ठनका। मैंने धीरे से नीचे उनकी जमीन पर पड़ती परछाई को देखने की कोशिश की। लालटेन की रोशनी नीचे सड़क पर पड़ रही थी। मेरी परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन मेरे आगे बैठे उस बुजुर्ग की और उस साइकिल की जमीन पर कोई परछाई बन ही नहीं रही थी। मेरा दम सूखने लगा। मैंने डरते डरते ऊपर देखा तो मेरी नजर उनके कंधों से होते हुए उनके हाथों पर गई जो हैंडल पकड़े हुए थे। वो हाथ किसी इंसानी चमड़ी के नहीं थे। उन पर काले रंग के बड़े बड़े बाल थे और नाखून किसी जानवर की तरह बड़े बड़े और मुड़े हुए थे। तभी बिना पीछे मुड़े उस आदमी ने अपनी गर्दन को पूरी तरह मेरी तरफ घुमा दिया। उनका धड़ आगे की तरफ था, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। वो चौकीदार नहीं थे, वो वही खोखली आंखों वाला बूढ़ा था जो सड़क पर मेरा खून चाट रहा था। उसने अपनी सूखी काली जीभ से अपने होठों को चाटा और एक भारी आवाज में बोला, बाबू, मुझे थोड़ा और खून चाहिए। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए
चलती साइकिल से पीछे की तरफ छलांग लगा दी। मैं पीठ के बल पथरीली सड़क पर गिर पड़ा। मेरी एड़ी का घाव दोबारा खुल गया और असहनीय दर्द हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे भीतर सिर्फ और सिर्फ जिंदा बचने की सनक सवार थी। मैं सड़क पर ही घिसटते हुए पीछे हटा। मेरे सामने वो साइकिल धड़ाम से जमीन पर गिरी। लालटेन का कांच टूट गया और उसकी आग सड़क पर फैल गई। उस आग की पीली रोशनी में मैंने देखा कि वो साइकिल धीरे धीरे जमीन पर बर्फ की तरह पिघलने लगी और वो बुढ़ा किसी जानवर की तरह इधर उधर कूदता हुआ घने जंगलों में कहीं गायब हो गया। मैं उठ खड़ा हुआ और बिना पीछे मुड़े जंगल के दूसरी तरफ भागने लगा। सड़क छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उस वक्त मेरा विवेक पूरी तरह मर चुका था। घने पेड़ों की डालियां मेरे चेहरे को छील रही थीं। नुकीले कांटे मेरी जैकेट को फाड़ रहे थे, लेकिन मैं बस अंधाधुंध भागता गया। भागते भागते अचानक मेरे पैर किसी फर्श से टकराए। मैंने अपनी धुंधली आंखों को साफ करके देखा। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत खड़ी थी। शायद ये चाय बागान की कोई पुरानी परित्यक्त फैक्ट्री थी जो दशकों पहले बंद हो चुकी थी। उसके विशाल लोहे के गेट टूटे हुए थे। मुझे लगा कि जंगल में खुले में घूमने से बेहतर है कि मैं इस इमारत के अंदर छिप जाऊं। मैं दौड़कर उसके अंदर गया और एक भारी कंक्रीट के पिलर के पीछे छिपकर अपनी सांसें रोकने की कोशिश करने लगा। फैक्ट्री के अंदर का सन्नाटा बाहर के जंगल से भी ज्यादा डरावना था। हवा पूरी तरह थमी हुई थी। करीब 10 मिनट बीत गए। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। मुझे लगा कि शायद मैं उस बला से दूर निकल आया हूं। मैंने राहत की सांस ली और पिलर से टेक लगाकर बैठ गया। तभी उस पूरी तरह से वीरान और अंधेरी फैक्ट्री के दूसरे कोने से किसी मशीन के चलने की आवाज आने लगी, मानो कोई पुरानी चाय पत्ती पीसने वाली मशीन अचानक अपने आप चालू हो गई हो। मेरा दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। बंद फैक्ट्री में बिजली के बिना मशीन कैसे चल सकती थी? मैं कांपता हुआ खड़ा हुआ और पिलर के पीछे से झांक कर देखा। फैक्ट्री के उस सुदूर कोने में एक पुरानी पीली बत्ती जल रही थी। उस बत्ती के नीचे 3-4 औरतें खड़ी थीं, जिन्होंने चाय बागान के मजदूरों वाली कपड़े पहन रखी थीं और पीठ पर बांस की टोकरियां टांग रखी थीं। वे बेहद ही इंसानी लहजे में आपस में बातें करते हुए हरी पत्तियां छाट रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वहां दिन के वक्त कोई नॉर्मल शिफ्ट चल रही हो। खौफ के उस माहौल में उन आम औरतों को देखकर मेरे भीतर एक झूठी उम्मीद जागी। मैंने सोचा कि शायद ये पास के ही किसी गांव की औरतें हैं जो रात को यहां काम कर रही हैं। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। दीदी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं रास्ता भटक गया हूं। मेरी आवाज सुनकर वे सब एक साथ रुक गईं। उन्होंने काम छोड़ दिया और धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी। लेकिन जैसे ही वे पूरी तरह मेरी तरफ घूमी, मानो जैसे मेरी चीख मेरे हलक में अटक गई हो और मैं वही सन रह गया। उन औरतों के धड़ तो इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके चेहरों की जगह सिर्फ और सिर्फ सपाट इंसानों जैसी चमड़ी थी। न आंखें, न नाक, न मुंह, बिल्कुल ब्लैंक सफेद चेहरे। तभी उन बिना मुंह वाले चेहरों के बीच की चमड़ी अचानक फटने लगी और उन फटे हुए छेदों में से वही खोखली आंखों वाले बूढ़े की भयानक शैतानी हंसी गूंजने लगी जो सड़क पर मेरा खून चाट रहा था। उन सब ने एक साथ अपने हाथ उठाए और उनके हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे होकर सीधे मेरे गले की तरफ बढ़ने लगे। बिना चेहरे वाली उन औरतों को अपनी तरफ बढ़ता देख मेरी चीख मेरे गले में ही घुट गई। मैं पीछे की तरफ पलटा और पागलों की तरह उस खंडहर फैक्ट्री के दरवाजे की तरफ भागा। वो औरतें भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंकी और गेट से बाहर सीधे उस घने जंगल में छलांग लगा दी। मैं बस भागता रहा, बिना ये देखे कि पैर कहां पड़ रहे हैं। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था।
वो बहरूपिया शैतान कभी बूढ़ा बनकर, कभी चौकीदार बनकर, तो कभी उन औरतों का रूप लेकर मेरे दिमाग के साथ एक जानलेवा खेल खेल रहा था। भागते भागते अचानक मुझे सामने फिर से वही कोलतार की पक्की सड़क दिखाई दी। मेरी जान में जान आई। मैं हाँफता हुआ सड़क पर आ गया, लेकिन तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक चीज पर पड़ी। सड़क के किनारे ठीक उसी जगह पर एक पल्सर बाइक खड़ी थी और उसके पास सड़क पर खून की ताजा बूंदें बिखरी हुई थीं। ये कोई और रास्ता नहीं था, ये मेरी अपनी बाइक थी। मैं पिछले आधे घंटे से जंगल में पागलों की तरह भाग रहा था, लेकिन वो छलावा मुझे वापस उसी जगह ले आया था जहां से ये सब शुरू हुआ था। मैं अपनी बाइक के पास हताश होकर बैठ गया। तभी कोहरे के बीच से मुझे एक तेज टॉर्च की रोशनी अपनी तरफ आती दिखाई दी। थोड़ी ही देर में मेरे सामने 2 पुलिस वाले आ खड़े हुए। उनकी खाकी वर्दी, हाथ में सरकारी डंडा और वायरलेस वॉकी टॉकी देखकर मुझे लगा कि आखिरकार मैं बच गया। एक हवलदार ने मेरी तरफ टॉर्च मारी और रौबदार आवाज में पूछा, अरे आधी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रहे हो तुम, और ये चोटें कैसे लगीं? कानून के रखवालों को सामने देखकर मेरे आंसू निकल आए। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, सर प्लीज मुझे यहां से निकालिए। इस जंगल में कोई बला है, वो मुझे मार डालेगी। दूसरे पुलिस वाले ने वायरलेस पर कुछ कोड वर्ड में बात की और फिर मुस्कुराते हुए बोला, चलो चलो घबराओ मत, हमारे साथ चलो, आगे हमारी पुलिस चौकी है, वहां तुम्हारी मरहम पट्टी भी करवा देते हैं और तुम्हें घर तक छोड़ भी देंगे। मैं बिना सोचे समझे उनके पीछे पीछे पैदल ही सड़क पर आगे बढ़ने लगा। वे दोनों आपस में थाने की, किसी केस की और सीनियर अफसरों की बिल्कुल रियल बातें कर रहे थे, जिससे मेरा डर पूरी तरह खत्म हो गया था। हम करीब 7-8 मिनट से पैदल चल रहे थे, लेकिन कोहरा और घना होता जा रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि पुलिस वालों के भारी बूट्स चलने पर जो खटखट की आवाज आनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं आ रही थी। वे कंक्रीट की सड़क पर चल रहे थे, लेकिन उनके पैर सूखी पत्तियों की तरह बिल्कुल बेआवाज थे। मेरा माथा ठनका। मैंने उनकी परछाई देखने की कोशिश की। कोहरे में मेरी धुंधली परछाई दिख रही थी, लेकिन उन दोनों पुलिस वालों की जमीन पर कोई परछाई बन ही नहीं रही थी। मेरा दम सूखने लगा। मैंने डरते डरते अपनी नजरें ऊपर उठाईं और आगे चल रहे पुलिस वाले की कमर पर बंधी सरकारी रिवॉल्वर के होल्स्टर को देखा। जैसे ही मेरा ध्यान वहां गया, मैंने देखा वहां कोई चमड़े का कवर या बंदूक नहीं थी, बल्कि उसकी कमर से सीधे एक मरे हुए काले सांप का धड़ लटक रहा था, जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। तभी आगे चल रहे उस पुलिस वाले ने बिना अपना बदन घुमाए अपनी गर्दन को पूरी तरह मेरी तरफ मोड़ लिया। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था और उसकी आंखों के खोखले गड्ढों से काले कीड़े रेंग रहे थे। वो अपनी उसी भयानक आवाज में हंसा और बोला, बाबू तुम सचमुच बहुत भोले हो। ये सब देखकर मैंने अपनी जिंदा रहने की उम्मीद भी छोड़ दी। मैंने अपनी बची खुची पूरी ताकत समेटी और जोर से उस सड़ते हुए साए को धक्का दिया। मेरा हाथ उसकी छाती पर लगा तो ऐसा महसूस हुआ मानो मैंने किसी जमी हुई बर्फ को छू लिया हो। मैं पीछे की तरफ पलटा और बिना ये सोचे कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, सड़क पर विपरीत दिशा में पागलों की तरह भागने लगा। मैं कई बार ठोकर खाकर सड़क पर गिरा। मेरी कोहनी और घुटने बुरी तरह छिल गए, लेकिन मैं बस भागता रहा। पीछे से उन दोनों की वो खोखली और शैतानी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैं सड़क के किनारे पड़े मलबे पर दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा। मेरा शरीर ठंड और चोट के मारे पूरी तरह जाम हो चुका था। मुझे लगा कि अब मैं यहां से कभी उठ नहीं पाऊंगा और रात के सन्नाटे में तड़प तड़प कर यहीं मर जाऊंगा। तभी अचानक दूर से एक भारी वाहन की आवाज और हेडलाइट की तेज रोशनी
कोहरे को चीरती हुई मेरी तरफ आती दिखी। वो एक बड़ा कमर्शियल ट्रक था जो चाय बागान का माल लोड करने अक्सर आया करता था। ट्रक के ड्राइवर ने सड़क पर मुझे इस तरह अधमरी हालत में पड़ा देखा तो उसने एक लंबा हॉर्न बजाया और झटके से ब्रेक मार दिए। ट्रक से 2 आदमी नीचे उतरे, ड्राइवर और उनका नौजवान क्लीनर। वे दौड़कर मेरे पास आए। क्लीनर ने मुझे कंधे से पकड़ा और हिलाते हुए पूछा, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? ड्राइवर ने अपनी टॉर्च मेरी आंखों पर मारी और क्लीनर से बोले, जल्दी करो, इसे उठाकर ट्रक की केबिन में बिठाओ, वरना इस कड़कड़ाती ठंड में ये यहीं दम तोड़ देगा। उन्होंने मुझे सहारा देकर ट्रक के अंदर बिठाया और मुझे एक मोटा सा कंबल ओढ़ाया। क्लीनर ने अपनी थर्मस से गर्म चाय निकालकर मुझे पिलाई। जब मेरे जिस्म में थोड़ी गर्माहट आई तो मैंने कांपते होठों से उनसे कहा, भैया, पीछे सड़क पर पुलिस वाले, वो सब छलावा था। मेरी बात सुनकर ड्राइवर ने डैशबोर्ड पर रखी बीड़ी सुलगाई, एक गहरा कश खींचा और खिड़की से बाहर धुआं फेंकते हुए बोला, अरे छोड़ भाई, अब उस तरफ मत देख। तू पहला नहीं है जिसके साथ इस बैकुंठपुर के रोड पर यह नौटंकी हुई है। साला इस जंगल की हवा में ही कुछ ऐसा कमबख्त नशा है कि रात बेरात अकेले बंदे का दिमाग पूरी तरह सुन्न कर देता है। तू बस चुपचाप चाय पी और आंखें बंद कर ले। अच्छा हुआ जो हमारी नजर तुझ पर पड़ गई, वरना इस कड़कड़ाती ठंड में सुबह तक हाथ पैर ठंडे हो जाते और तू यही दम तोड़ देता। अब कोई डर नहीं है। हम सीधे सिलीगुड़ी टाउन के सरकारी अस्पताल में गाड़ी रोकेंगे, वहां डॉक्टर को दिखा के आराम से घर जाना। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और वो मुझे उस मनहूस अंधेरे से दूर शहर की दुनिया की तरफ ले गया। तो दोस्तों, ये थी सिलीगुड़ी के बैकुंठपुर के उस लड़के की कहानी जो आज तक इस घटना को भूल नहीं पाए। और इस भयानक घटना के बाद अर्णव कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और उन्हें उस मानसिक सदमे से बाहर आने में महीनों का वक्त लग गया। सचमुच प्रकृति अपने भीतर ऐसे कई अनसुलझे रहस्य छुपाए बैठी है जिन्हें हमारा विज्ञान कभी नहीं समझ सकता। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो उसे हम तक जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है ऐसी ही और खौफनाक कहानियां लाने का। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए खौफनाक सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।